एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट, यानी कि रिवॉल्ट के फेल्योर होने के क्या कारण थे, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको डिस्कस करनी है। बट एग्जाम में आप इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में 5 और 2 6 लाइन्स आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ऑलरेडी आई विल टेल यू द पॉइंट्स हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। ओके, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं इसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप चाहे तो यदि आप टॉपिक को समझ जाते हो इजिली तो खुद से भी लिख सकते हो एग्जाम में, रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, नाउ सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। यहाँ बताया गया है कि चूंकि रिवॉल्ट जो थी 1857 की, इसकी तैयारी तो की जा चुकी थी, बट ये जिस डेट को रखा गया था उस डेट से पहले ही, यानी अपॉइंटेड डेट से पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसके कारण लोगों को प्लान करने का मौका अच्छे से नहीं मिला। जो तैयारी की गई थी, जो प्लानिंग की गई थी किस प्रकार से भी रिवॉल्ट को स्टार्ट करनी है, तो ये प्लानिंग उसकी फेल हो चुकी थी रिवॉल्ट करने की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पॉइंट लिख सकते हो कि द अपराइजिंग हैड बीन प्लान फॉर मंथ्स बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड डेट। तो आपको एक लाइन इस पॉइंट में केवल लिखना है पॉइंट वाइज। तो आप जितने भी ग्रुप है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पॉइंट्स है, 5 पैराग्राफ से आप 5 पॉइंट्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो एंड यू कैन राइट डाउन इन द एग्जाम। और एज द रिवोल्यूशनरीज फेल टू स्प्रेड इट बियॉन्ड सेंट्रल इंडिया एंड दिल्ली, और जिस प्रकार से प्लान की गई थी कि ये जो रिवोल्ट किया जाएगा इसे सेंट्रल इंडिया में, दिल्ली में और अदर प्लेसेस में वहाँ तक फैलाई जाएगी, वहाँ तक इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और सारी तैयारी करने के बाद इसको स्टार्ट की जाएगी। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो डेट रखा गया था उस डेट से पहले ही रिवॉल्ट को स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ बताया गया देखो, यदि मान लो कि जो प्लान था, जो शेड्यूल टाइम था स्टार्ट करने का, यदि उस समय किया जाता तो क्या होता, एक साथ सारे प्लेसेस में एक साथ रिवॉल्ट होता, और यदि सारे प्लेस में एक साथ रिवॉल्ट होता तो फिर ये लॉर्ड कैनिंग के लिए काफी डिफिकल्ट होता कि एक साथ सभी जगह वो रिवॉल्ट को कंट्रोल कर पाता। तो यहाँ पर ये बताया गया है, यह भी फेल्योर होने का एक बड़ा कारण बना। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया है कि देयर वाज नो यूनिटी अमंग द रिबेल्स, यानी यहाँ बताया गया है कि जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था 1857 रिवॉल्ट में, उनके बीच में कोई यूनिटी नाम की चीज नहीं थी, और ना ही अभी तक उन लोगों में नेशनलिज्म डेवलप हुआ था, यानी कि राष्ट्रीयता की जो भावना होनी चाहिए थी वो राष्ट्रीयता की भावना डेवलप नहीं हुई थी। द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म हैड नॉट एट डेवलप्ड। तीसरा बड़ा कारण था कि देयर वाज नो कॉमन आइडियोलॉजी अमंग्स द रिबेल्स, यानी कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट में उनके बीच में कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी। एक जैसे होता है कभी किसी चीज को हम लोग फॉलो करते हैं या कहीं भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है तो हमारा उद्देश्य जो होता है वो सेम होता है कि आखिर हम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं, ये होनी चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी। यदि हम बंगाल की बात करें तो सिपाहीज ऑफ बंगाल ये क्या चाहते थे, इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवॉल्ट में, क्योंकि ये फिर से चाहते थे कि जो मुगल साम्राज्य का जो ग्लोरी खो चुका था तो उसे फिर से वापस पाना चाहते थे। कौन? द सिपाहीज ऑफ बंगाल। तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवॉल्ट में। जबकि नाना साहेब और तात्या टोपे जो है ये क्या चाहते थे, ट्राई टू रीस्टैब्लिश द मराठा पावर। तात्या टोपे और नाना साहब ये मराठा पावर को फिर से दोबारा रीस्टैब्लिश करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया 1857 के रिवॉल्ट में। जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट क्यों किया था, ताकि उनका जो लॉस्ट हो गया था किंगडम, जो ब्रिटिश ने उसके किंगडम को छीन लिया था, तो उस खोए हुए किंगडम को फिर से वापस पाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से यहाँ एग्जाम्पल दी गई है कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने अपने अपने कॉज के लिए, अपने अपने अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग आइडियोलॉजी के लिए उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 1857 रिवॉल्ट में। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि उन लोगों में एक कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी। जैसे सभी लोगों ने इंडिया को इंडिपेंडेंट कराया तो लड़ाई की, तो उसका एक कॉमन आइडियोलॉजी थी कि हमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है। बट यहाँ पर ऐसा कोई आइडियोलॉजी नहीं था, सभी ने पार्टिसिपेट किया था। उन लोगों का अपना अपना आइडियोलॉजी सेल्फ इंडिपेंडेंट था, अपना अपना इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी था, सबका कारण अलग अलग था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द राइजिंग वाज नॉट वाइड स्प्रेड। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो थर्ड पॉइंट में कि राइजिंग वाज नॉट वाइड स्प्रेड। इसका मतलब क्या, जो राइजिंग हुई थी यानी कि जो रिवोल्ट हुआ था ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल नहीं पाया, और ये क्या था, लिमिटेड था नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में। यानी इसका जो प्रभाव था इस रिवोल्ट का
ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक ही लिमिट था, पूरे कंट्री में ये रिवॉल्ट फैल नहीं पाया था। तो यह भी एक बड़ा कारण था फेलियर होने का। इन द नॉर्थ द सिख्स, द निजाम एंड द सिंधियाज वर अनअफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट। अब यहाँ बताइए कि नॉर्थ में जो सिख्स थे, निजाम थे, सिंधिया, इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिवॉल्ट में। दूसरी ओर गुरखा नॉट ओनली रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश बट हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द म्यूटिनी। अब यदि गुरखा की बात करें तो यहाँ गुरखा ने क्या किया, यहाँ पर गुरखा ने ब्रिटिश का साथ दिया और साथ ही साथ जो म्यूटिनी थी, जो रिवॉल्ट था, उसे सप्रेस करने में भी उसने ब्रिटिश का साथ दिया, यानी उसे कुचलने में भी, इस विद्रोह को, इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में, दबाने में, कुचलने में भी गुरखा ने ब्रिटिश का ही साथ दिया, न कि इंडियन का साथ दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में, द रिबेल्स कुड नॉट मैच द सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न वेपन्स। अब यहाँ देखो लड़ाई लड़नी है तो आपको हथियार की जरूरत चाहिए। तो यहाँ पर जो रिबेलियंस थे उनके पास कोई मॉडर्न हथियार, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे और ना ही कोई डिसिप्लिन आर्मी थी जैसा कि ब्रिटिश के पास था। तो ब्रिटिश के पास मॉडर्न वेपन्स भी था और साथ ही साथ उसके पास डिसिप्लिन आर्मी भी थी, जबकि इंडियंस के पास वैसा नहीं था। साथ ही साथ एंड मोर ओवर एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज लेड टू ब्रिटिश विक्ट्री। जबकि ब्रिटिश के पास ये सारी चीजें अवेलेबल थी, साथ ही साथ उसके पास कम्युनिकेशन सिस्टम भी था, मिलिट्री स्ट्रेटजीज भी थी, किस प्रकार से मिलिट्री को यूज करना है। तो ये सारी चीजें ब्रिटिश के पास थी जबकि इंडियंस के पास नहीं था। तो यह भी एक बड़ा कारण बना 1857 के रिवॉल्ट का फेल्यूर होने के लिए। एंड नाउ लास्ट पॉइंट इज दैट द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट वाज नेदर स्ट्रॉन्ग नॉर गिव डायरेक्शन टू द रिबेल्स। अब यहाँ पर देखो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी थी इस रिवॉल्ट को आगे लीड करने के लिए। तो यहाँ पर लीड करने के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था जो एक पर्टिकुलर इस रिबेल को कोई सही दिशा दे सके, कोई सही डायरेक्शन दे सके। इसकी बहुत बड़ी कमी यहाँ पर थी। और द इंडियन रूलर्स फॉट टू लिबरेट देयर ओन टेरिटरीज एंड डिड नॉट थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ द होल कंट्री। अब यहाँ जो रूलर्स थे जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस रिवॉल्ट में, वे अपनी टेरिटरी को ही केवल फ्रीडम करना चाहते थे। अपना जो साम्राज्य था, अपना जो क्षेत्र था, एरिया था, किंगडम था, उस किंगडम को ही वे फ्रीडम कराना चाहते थे, आजाद कराना चाहते थे, न कि पूरे कंट्री के बारे में उन्होंने सोचा। तो ये कमियां थी, ये कारण थे फेलियर होने के लिए इस रिवॉल्ट का। और इसके अलावा मोर ओवर बताया गया है कि द कंपनी ऑफिशियल गॉट टाइमली हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। और साथ ही साथ जबकि दूसरी ओर जो है ब्रिटिश ने अपने कंट्री से बहुत कुछ हेल्प लिया, टाइम टू टाइम उसे हेल्प दिया गया। कहां से? ब्रिटेन गवर्नमेंट से उसे हेल्प मिला। किस लिए? इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में, इस रिवॉल्ट को कुचलने में, इस रिवॉल्ट को दबाने में। तो इस तरह से ये कुछ कॉजेज थे जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट जो था वो फेल्योर हो गया। तो दिस टॉपिक कंप्लीट्स हियर एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट। और अब यहाँ पर डिस्कस करनी है कि आखिर इस 1857 रिवॉल्ट का क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट निकला। तो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस अभी किया, कॉजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट। तो यहाँ पर इस बात पर चर्चा की गई कि 1857 का रिवॉल्ट पूरी तरह से फेल्योर हो चुका था, फेल्योर था। बट ऐसा नहीं है, कोई भी काम में कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डेमेरिट्स होते हैं, ऐसा होता है। बट 1857 रिवॉल्ट के साथ भी ऐसा हुआ और इसे कम्प्लीटली हम फेल्योर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए, कुछ पॉजिटिव इसका परिणाम भी आया, जिसके बारे में अभी हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और जो भी परिवर्तन आया, जो भी चेंजिंग आया, ये ड्यू टू 1857 रिवॉल्ट के कारण ही हुआ। तो इसी कारण हम लोग इस रिवॉल्ट को कम्प्लीटली फेल्योर नहीं कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फेल्योर नहीं था, इसके कारण बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे स्ट्रेटजीज में चेंजिंग लाना पड़ा ब्रिटिश को, और जो इंडियन को इससे काफ़ी बेनिफिट पहुंचा। नाउ we have to discuss in this topic the results of the revolt, what types of results and what were the outcomes of the revolt. So let's we start from the first line और यहाँ से जानेंगे हम लोग कि क्या क्या बदलाव आया। So see the first line। तो यहाँ फर्स्ट में क्या गया कि the rule of the East India Company was ended। तो पहला जो बड़ा बदलाव आया, बड़ा चेंजिंग आया कि यहाँ से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया। तो फिर हाउ कैन वी से दैट 1857 रिवॉल्ट वाज फेल्योर? कैसे कहा जा सकता है ये रिवॉल्ट फेल्योर है? बिल्कुल भी फेल्योर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल का एंड होता है। तो आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यदि आप नहीं समझ रहे हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल फिनिश हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1857 से पहले
भारत में जो रूल कर रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ठीक है। डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन से वो रूल नहीं कर रही थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जो बाद में पावरफुल हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक दुकान था, और वो पावरफुल हो करके भारत पर शासन कर रहा था। अब इसकी खैर नहीं, अब इसकी कहानी हो गई क्या, एंड हो गई। तो अब आपके मन में सवाल हो रहा कि अब भारत पर क्या रूल कैसे होगा, क्या भारत से ब्रिटिश शासन खत्म हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो फिनिश हो गई। अब इसके बाद से डायरेक्टली इंडिया का शासन कौन करेगी, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में आया, वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आया। यानी कि अब जो है इंडिया पर शासन डायरेक्टली कौन करेगा, ब्रिटेन की महारानी, यानी ब्रिटेन का जो क्राउन होगा, चाहे महाराजा हो या महारानी हो, यानी डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश का जो वहाँ पर किंग है, तो उसके हाथों में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, वहाँ से रूल चलाया जाएगा। ये बड़ा बदलाव यहाँ पर आया। अब देखो क्या हुआ, शी एज्यूम द टाइटल ऑफ द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, और वो जो क्वीन विक्टोरिया थी ब्रिटेन की महारानी, अब इसका क्या टाइटल मिला, इम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की महारानी भी बन गई। यानी अब इंडिया के जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, तो उसके हाथों में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, यानी अब वो रूल यहाँ पर करेगी। ये चेंजिंग आया, गॉट इट। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंड हुआ, और यहाँ से इंडिया का शासन किसके हाथों में आया, क्वीन विक्टोरिया के हाथों में आ गया। अब नेक्स्ट में क्या हुआ, तो क्या वहाँ की रानी क्या इंडिया आएगी, यहाँ पर सोफा तैयार है, अब इंडिया वहाँ पर रानी बताएगी चलो भाई इंडिया चलते हैं और वहाँ पर बैठ के शासन करना है, ऐसा नहीं है। वो अपना इंग्लैंड में रहेगी, ब्रिटेन में रहेगी। अब वहाँ पर क्या हुआ, इंडिया में अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट थी उसने एक क्या किया, एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, और इस सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के बाद यहाँ का जो गवर्नेंस था, इंडिया का गवर्नेंस उसके हाथों में सौंप दिया, और इसकी हेल्प करने के लिए एक काउंसिल को बनाया गया, इंडिया विद द हेल्प ऑफ अ काउंसिल, यानी काउंसिल की मदद से एक सेक्रेटरी जो है वो इंडिया के गवर्नेंस को देखभाल करेगा। नाउ नेक्स्ट में बड़ा परिवर्तन क्या है, क्या चेंजिंग हुई, द गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय। आपको मालूम होगा कि इंडिया इस रिवॉल्ट के पहले जो पूरे कंट्री का हेड होता था ब्रिटेन की तरफ से, तो वो कौन होता था, कंपनी का गवर्नर जनरल कहलाता था, ठीक है। अब ये गवर्नर जनरल का टाइटल चेंज कर दिया गया, इसका नाम चेंज हो गया, और गवर्नर जनरल को ही वाइसरॉय के नाम से जाना गया। और ये वाइसरॉय किसके लिए काम करेगा, तो ये क्राउन के लिए काम करेगा, ब्रिटिश क्राउन के लिए करेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, है ना। महारानी यहाँ पर नहीं आ रही, महारानी वहीं रहेगी ब्रिटिश में, लेकिन आखिर कौन फिर संभालेगा यहाँ का ब्रिटिश का इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन को कौन संभालेगा, कौन देखेगा, तो वो एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वाइसरॉय वर्क करेगा। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों के लिए एमएलएज और एमपीज काम करते हैं, है ना। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी प्रॉब्लम्स को कौन वहाँ पर विधानसभा में या फिर लोकसभा में रखते, पार्लियामेंट में रखती है, एमपीज और एमएलए, ठीक है। एमपीज पार्लियामेंट में और एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट के विधानसभा में। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन है, तो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसका रखा गया, वाइसरॉय को रखा गया, ठीक है। तो यानी कि ये दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना गया 1857 के बाद से, बाय विच नेम गवर्नर जनरल वाज नोन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पर क्या होगा, वाइसरॉय होगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट में देखो और क्या बदलाव किया गया, द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट द फ्यूचर रिवॉल्ट्स। अब ब्रिटिश को भी समझ में आ गया कि हमें भी कुछ अब सुधार लाना होगा, तो उसने क्या किया, अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, फिर से सुसंगठित किया, फिर से तैयार किया, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई रिवॉल्ट इंडिया नहीं कर पाए। ये तो चलो ठीक है, अपने खुद बचने के लिए किया। नेक्स्ट में और क्या किया, और बहुत सारे पॉलिसीज़ को, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज ब्रिटिश को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। व्हाट टाइप ऑफ, नेक्स्ट वन, द इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द एश्योरेंस दैट देयर स्टेट्स वुड नॉट बी अनेक्स्ड। अब जो इंडियन प्रिंसेस थे उन्हें एश्योर किया गया कि चलो भाई अब मैं आपके स्टेट को नहीं हड़पूंगा, आपके स्टेट को यानी आपका जो राज्य है, आपका जो साम्राज्य है, उसे मैं हड़प नहीं करूंगा, उसे मैं छीनूंगा नहीं, है ना। एंड दे वर गारंटेड
टू राइट ऑफ एडॉप्शन, और जो इंडियन प्रिंसेस थे उसे एडॉप्शन का अधिकार दिया गया, गोद लेने का अधिकार जो डलहौजी ने छीन लिया था, तो अब गोद लेने का अधिकार इंडियन प्रिंसेस को दे दिया गया। तो ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हम क्या इसे कहा जा सकता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कंप्लीटली फेल्योर था? नो। नाउ नेक्स्ट वन, फुल रिलीजियस फ्रीडम वाज गारंटीड टू द इंडियंस। भारतीयों को पूरी आज़ादी दी गई, धार्मिक आज़ादी दी गई, रिलीजियस फ्रीडम दी गई। भाई चलो आप जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो आप फॉलो कर सकते हो। इसके पहले क्या होता था? क्रिश्चियनिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता था, बाई फोर्स क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने के लिए प्रेशराइज किया जाता था इंडियंस को। तो अब वैसा नहीं किया गया। प्लस जो भी इंडियन रिलीजन में जो भी प्रैक्टिसेस थे उन प्रैक्टिसेस को बोला गया ठीक है मैं तो आपके रिलीजन में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा, जैसे भी आप फॉलो करना चाहते हो फॉलो करेंगे। तो ये हुआ। नेक्स्ट में दे वर ऑल्सो गिवन द एश्योरेंस दैट हाई पोस्ट वुड बी गिवन टू देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आपको मालूम होगा कि पहले इंडियंस को हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता था, ये केवल ब्रिटिश के जो एम्प्लॉय होते थे उसी को दी जाती थी। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन वर्कर्स के साथ, इंडियन लोगों के साथ में। तो ये भी एश्योर किया गया कि चलो अब मैं किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा और इंडियन को भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के मैं हाई पोस्ट उन्हें भी दूंगा। किसे? इंडियन लोगों को। तो ये चेंजिंग आया गया। नेक्स्ट में बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वाज फुल्ली रीस्टाब्लिश्ड। हालांकि यह बताया गया है कि 1859 तक पूरे भारत पर ब्रिटिश का दबदबा डोमिनेशन ऑलरेडी हो चुका था, बट द रिवॉल्ट प्रूव टू बी द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लेकिन ये जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ इससे साबित हो गया, इसने प्रूव किया कि ये जो हमारा रिवॉल्ट था ये रिवॉल्ट फर्स्ट ऐसा ग्रेट रिवॉल्ट था, एक बड़ा संघर्ष था, बड़ा स्ट्रगल था जो हमारी आज़ादी के लिए था, जो हमारी इंडिपेंडेंस के लिए था। एंड इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द लेटर फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड इट्स हीरोज बिकेम हाउस होल्ड नेम्स इन द कंट्री। और बाद में जो इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो आज़ादी के लिए संघर्ष करे थे, उनके लिए एक रास्ता तैयार हुआ, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बना ये रिवॉल्ट कि चलो अब हम लोग भी आगे रिवॉल्ट कर सकते हैं ब्रिटिश के खिलाफ में। अब हिम्मत थोड़ी बढ़ गई कि चलो हम लोग भी अब इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो एक इंस्पिरेशन मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो 1857 से इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, जो बाद में बहुत बड़ा काम हुआ, बाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और फाइनली इंडिया क्या हुआ? फ्रीडम हुई। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ इसका 1857 रिवॉल्ट का, और दैट इज़ वाई वी कैन नॉट से दैट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ फेल्योर। दीज वर द रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में, इस चैप्टर का सॉल्यूशन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।